हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात कर रहे हैं 31 मई के फर्स्ट एडिटोरियल की। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने हैं, एक आशीष क्लासेस और दूसरा आशीष क्लासेस इंग्लिश। ठीक है, आशीष क्लासेस जो न्यू एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है वीडियो के। और इस पे आप दो कोर्सेज बाई कर सकते हैं, एक ग्रामर का और एक ट्रांसलेशन का बैच। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच ज्वाइन करना चाहें तो भी वो यहाँ पे अवेलेबल है। ग्रामर का बैच बेसिक टू एडवांस अगर आप चाहें तो भी ये अवेलेबल हैं, और ई बुक्स भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक दूसरा एप्लीकेशन आशीष क्लासेस इंग्लिश है, ये शायद आपने डाउनलोड कर रखा होगा, और या फिर आप सीधा सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर आशीष क्लासेस इंग्लिश, तो पहला रिजल्ट जो आएगा वही आपको डाउनलोड करना है। 50,000 प्लस डाउनलोड्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। यहाँ पे आपको एडिटोरियल का बैच मिलेगा, जो है कि हर वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दो एडिटोरियल्स मिलते हैं, एक तो यही एडिटोरियल होगा जो यूट्यूब पर मिलता है, और दूसरा एक एडिशनल एडिटोरियल और मिलेगा। फ़र्क ये है कि दोनों का PDF मिलता है और एक एडिशनल एडिटोरियल यहाँ पे प्रोवाइड होता है, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वैलिडिटी 1 साल की भी है और 3 मंथ्स के लिए भी है। मंडे टू फ्राइडे हम डिस्कस करते हैं एडिटोरियल्स। इसके अतिरिक्त क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का बैच है, और यहाँ पे अवेलेबल हैं कुछ ई बुक्स भी। तो आज का एडिटोरियल है टाइटल स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ। पहली बात तो ये फाइनेंशियल आर्टिकल है, तो यहाँ पे आज की क्लास में मैं ये नहीं कह रहा कि एडिटोरियल डिफिकल्ट है, ये तो इजी लैंग्वेज में लिखा गया है, लेकिन वर्ड्स बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो आप पेन नोटबुक लेकर बैठो, काफ़ी सारी वर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और फाइनेंशियल आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कुछ नया सीखते ही हैं। तो जब फाइनेंशियल आर्टिकल आज दे ही रखा है, तो मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस का जो एक 2 स्लाइड्स 3 स्लाइड्स में डिस्कस करता हूँ लास्ट में, वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा आप यहीं पर देख चुके होंगे। ठीक है, वो हम कल फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो नोट करते चलना। और कल मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड किए थे। एक वीडियो था जो हमने मंडे टू फ्राइडे वो कैब देखी थी द हिंदू एडिटोरियल की, वो मैंने रिवाइज करवाई थी। और एक वीडियो था, आप लोग जो पूछते रहते हैं कि सर वर्ड्स हमारे याद नहीं होते, तो क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए वर्ड्स को याद करने की, वो बताया था। दोनों वीडियोज़ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, स्वेटिंग द स्मॉल स्टफ का मतलब क्या है? देखो, स्वेट का मतलब होता है पसीना बहाना, स्मॉल का मतलब छोटा, स्टफ का मतलब कोई भी चीज़। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों पर पसीना बहाना। अब इसका ये एक फ्रेज है, इसका मतलब है छोटी छोटी बातों की चिंता करना। तो वरी अबाउट माइनर थिंग्स। ठीक है, जो भी माइनर थिंग्स हैं, जो वर्थलेस थिंग्स हैं, जिन पर आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में अधिक चिंतित होना। तो यहाँ पे इसका मतलब नोट कर लीजिए, वरी अबाउट माइनर थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों की चिंताएं करना। ठीक है, इससे क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। ठीक, ये एडिटोरियल जो है वो GST काउंसिल की जो बैठक हुई थी फ्राइडे को, उसके बारे में है। लेखक यहाँ पे अपना डिससेटिस्फैक्शन बताएगा, असंतुष्ट है लेखक इस मीटिंग से, क्योंकि लेखक कह रहा है कि जो एक्सपेक्टेशन लगा के रखी थी कि इस मीटिंग में जो कोविड इसेंशियल्स है उसके GST स्लैब में कुछ यहाँ पे चेंजेस होंगे, यहाँ पे जो आपके फ्यूल प्राइसेस हैं, पेट्रोल डीजल, इनको GST रेजिम के तहत लाया जाएगा, है ना। ऐसे कुछ यहाँ पे आशाएं लगा के रखा था मार्केट ने कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन यहाँ पे चाहे आम आदमी की बात कर लें या जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है, ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज़ की बात कर लें, इन दोनों के लिए ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस जो थी या जो होप लगा के रखी थी, ये सब पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार से अपनी असंतुष्टि जाहिर करेगा लेखक इस आर्टिकल के माध्यम से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे आज की क्लास में। जो अंडरलाइंड पार्ट है वो सब्जेक्ट है, बाकी जो वर्ड्स हैं वो नीचे दे रखे हैं, और अदरवाइज मैं लिख दूंगा आपको वर्ड्स के मीनिंग, वो देखते चलिएगा। देखो, द GST काउंसिल विच मेट लास्ट फ्राइडे। GST काउंसिल, कौन सी GST काउंसिल? काउंसिल का मतलब परिषद होता है, GST परिषद। ठीक है, तो कौन सी? जो कि पिछले फ्राइडे को मिली। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध इससे हो गया। GST काउंसिल की वर्ब यहाँ पे मैट हो गई। ठीक है, तो GST काउंसिल जो कि पिछले फ्राइडे को मिली, कुड नॉट लिव अप टू। अब GST काउंसिल की जो वर्ब है वो यहाँ पे ये वाली है। लिव अप टू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना। ठीक है, जो भी आपने आशाएं लगा रखी हैं उसको फुलफिल करने को बोलते हैं लिव अप टू। नोट कर लीजिएगा, फुलफिल एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आप इसको यूं भी कर सकते हो, टू मीट अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, ये भी कर सकते हो। जो आपने ऐसा सोच रखा था ना कि भाई इस स्तर तक कोई चीज़ें जाएंगी, उस स्तर तक ना जा पाना, या फिर फुलफिल रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। ठीक है,
यूँ कह सकते हो, एक्सपेक्टेड लेवल। तो कह रहा है कि जीएसटी काउंसिल है वो कुड नॉट, ये कैन का पास्ट हो गया, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर सकी। किसकी? ऑफ सम मीनिंगफुल रिलीफ। एक्सपेक्टेशन किस बात की थी? कि कुछ अर्थपूर्ण राहत मिलेगी। रिलीफ राहत मिलेगी, मीनिंगफुल एडजेक्टिव है, सम डिटरमिनर है कि कुछ यहाँ पे राहत मिलेगी फ्रॉम द डिजास्ट्रस सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक। किससे राहत मिलेगी? डिजास्ट्रस विनाशकारी एडजेक्टिव है, सेकंड न्यूमरल एडजेक्टिव है, दूसरी वेव लहर ऑफ द पेंडेमिक वैश्विक महामारी की, कि दूसरी जो विनाशकारी लहर है इससे कुछ राहत वाले कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिए जाएंगे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ एक सेंटेंस पूरा होता है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जीएसटी काउंसिल है, विच रिलेटिव प्रोनाउन था तो इसका कनेक्शन इससे एंटीसीडेंट से था, तो इसकी वर्ब तो मैट हो गई। फिर आगे चल के जीएसटी काउंसिल की वर्ब है वो ये है कुड नॉट लिव अप टू। लिव अप टू एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है मीट अ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड या फिर फुलफिल एक्सपेक्टेशन। तो जीएसटी काउंसिल जो कि पिछले फ्राइडे को इसकी मुलाकात हुई, इनकी मीटिंग हुई, इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जो यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल रिलीफ की बात की जा रही थी कि कुछ राहत यहाँ पे मिलेगी। किससे? वैश्विक महामारी के दूसरी जो विनाशकारी लहर है उससे वो राहत यहाँ पे नहीं मिल पाई। ये मीटिंग यहाँ पे इन आशाओं को पूरा नहीं कर पाई। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब ये अब वैसे बहुत आसान सेंटेंस था, लेकिन लिव अप टू आप नोट कर लेंगे, समझ में आपको आ जाएगा। आगे देखो, द मेजर्स अनवेल्ड वर इंसिपिड। द मेजर्स, मेजर्स का मतलब स्टेप्स, जो यहाँ पे कदम चले गए, यहाँ पे जो भी उपाय सुझाए गए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। अनवेल्ड, अनवेल का मतलब होता है उजागर करना, अनवेल का मतलब होता है डिस्प्ले करना या फिर एग्जिबिट करना या फिर रिवील करना। भी कोई भी चीज को सामने लाना, पर्दा हटाना, उस प्रदर्शन करना, इसका मतलब होता है अनवेल्ड। तो वो मेजर्स, अब ये मेजर्स है नाउन और इसकी ये एडजेक्टिव दे रखा है और पोस्ट पोज एडजेक्टिव है। ठीक है, जब नाउन के बाद में एडजेक्टिव लगाते हो तो उसको ग्रामर की भाषा में क्या कहा जाता है? पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव। तो ये पोस्ट पोज एडजेक्टिव है। तो जो स्टेप्स यहां पे अनवेल किए गए वो स्टेप्स कैसे थे? इनसिपिड थे। इनसिपिड का मतलब क्या है? तो नीचे देख लो, इनसिपिड का मतलब है डल, इनसिपिड का मतलब है बोरिंग, ब्लैंड, ड्रैब, बैनल, मतलब बिल्कुल नीरस, उबाऊ, है ना, यूं कह सकते हो। उबाऊ है, नीरस है, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको बोलते हैं क्या? इनसिपिड। तो जो स्टेप्स यहां पे उठाए गए, जो स्टेप्स यहां पे एग्जिबिट किए गए, रिवील किए गए, वो स्टेप्स कैसे थे? वो इनसिपिड थे। तो मेजर्स की वर्ब यहां पे वर है। बी इट फॉर, ये कैसे स्ट्रक्चर होती है? बी इट फॉर का मतलब चाहे इसके लिए हो, आगे चलेगा और लगा देगा, चाहे उसके लिए हो। तो देखो यहां दे रखा है ना, तो चाहे ये कॉमन मैन के लिए हो, कॉमन मैन आम आदमी, और चाहे किसके लिए हो? बिजनेसेस के लिए हो। ठीक है, व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनके लिए हो। तो चाहे ये कॉमन मैन के लिए हो। अब कॉमन मैन का थोड़ा सा आगे और डिस्क्रिप्शन दिया है, हॉपिंग टू सर्वाइव, वो आम आदमी जो कि आशा लगा के बैठा है कि वो सर्वाइव कर जाएगा, वो जीवन यापन कैसे जैसे कर लेगा, वाइल कीपिंग फिंगर्स क्रोज्ड। ये भी एक फ्रेज है भाई, ये आपको पता भी होगा, ये एसएससी में काफी बार पूछी भी गई है फ्रेज, कीप योर फिंगर क्रोस्ड। इसका मतलब होता है आप किसी चीज के बारे में स्ट्रॉन्ग होप लेकर बैठे हो, है ना, मीन्स यू होप स्ट्रांगली कि समथिंग विल हैपन, कि कोई चीज घटित होगी, उसको बोलते हैं कीपिंग फिंगर्स क्रोस्ड। जैसे दो टीम्स मैच खेल रही हैं, है ना, भारत का मैच किसी से चल रहा है, तो हम लोग सोचें कि भी लास्ट में ऐसी सिचुएशन आ गई कि थ्रिलिंग मैच हो गया, बिल्कुल एक नेल बाइटिंग मैच हो गया, रोमांचक मैच हो गया, तो हम लोग अपनी फिंगर्स को क्रोस्ड कर लेते हैं इस तरह से, है ना। इसका मतलब ये है कि हम ये आशा कर रहे हैं कि हमारी टीम जीत जाए, जिसको हम फेवर कर रहे हैं वो टीम जीत जाए, तो इसको बोलते हैं कीप योर फिंगर्स क्रोस्ड। तो वो आम आदमी जो कि आशा लगा के बैठा है कि वो सर्वाइव कर जाएगा, क्या करते हुए? इस चीज की आशा लगाते हुए, ठीक है, इस चीज को होप करते हुए। वाइल के साथ में जब वर्ब आती है तो आईएनजी आता है भाई। फॉर अ वैक्सीनेशन स्लॉट, कि उसको वैक्सीनेशन स्लॉट मिल जाएगा, ठीक है, आम आदमी की तो यही आशा है फिलहाल कि जो वैक्सीनेशन के लिए नंबर ही नहीं आ रहा है तो वो नंबर उसका आ जाए, और हॉस्पिटल बेड, या फिर उसको हॉस्पिटल बेड मिल जाए बीमार पड़े तो, और बिजनेसेस, तो ये तो हो गया आम आदमी के लिए, अब कह रहा है बिजनेसेस के लिए। तो यहां पे ये इंसिपिड थे मेजर्स, किसके लिए? बिजनेसेस के लिए भी। हर्टिंग फ्रॉम लॉकडाउन, वो बिजनेसेस जिनको नुकसान हुआ है किससे? लॉकडाउन से। हर्ट का मतलब चोटिल होना। अब बिजनेस यहाँ पे कोई इंसान तो है नहीं, इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि ये आहत हुआ है, यहाँ पे सफ़र हुआ है, तो वो बिजनेसेस जो कि सफ़र हुए हैं लॉकडाउन से। एंड स्टेट्स, और सरकारों के लिए, सरकार यहाँ पे स्टेट्स का मतलब राज्य, राज्य सरकारें, ग्रैपल विद, ग्रैपल का मतलब क्या होता है? ग्रैपल का मतलब लिख लीजिएगा डील विद, इसको मतलब लिख लो डील विद। टैकल भी कह सकते हैं, डील भी कह सकते हैं।
तो वो राज्य जो कि यहां पे डील कर रहे हैं, निपट रहे हैं। वैसे ग्रैपल का मतलब लड़ाई करना होता है, टसल को बोलते हैं, स्कर्मिश को बोलते हैं, लड़ने को बोलते हैं, फाइट को बोलते हैं। कैश क्रंच, क्रंच का मतलब क्या है? क्रंच का मतलब यहां पे कमी से है, नकदी की कमी, तो इसको आप क्रंच को कह सकते हो। डिफिकल्टी, जैसा कि मैंने कहा था बहुत सारे नए वर्ड्स मिलेंगे, तो आप देख लो एक ही स्लाइड में कितने सारे वर्ड्स हैं। अमिड अ स्क्रैम्बल टू परचेज वैक्सीन, किसके बीच? अमिड एक प्रेपोजिशन है, किसके बीच? स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब होता है कह सकते हो खींचतान कह दीजिए, बहुत जल्दीबाजी है, कोई चीज प्राप्त करने के लिए उसको बोलते हैं। तो स्क्रैम्बल का मतलब अ हरीड अटेम्प्ट टू गेट समथिंग, कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत जल्दीबाजी हो, बहुत खींचतान हो, धक्का मुक्की हो, उसको बोलते हैं स्क्रैम्बल। तो किसके बीच में? वैक्सीन परचेज तो करनी ही है राज्यों को भी, वैक्सीन के लिए बहुत ही मारामारी है। इस माहौल के बीच में यहां पे स्टेट्स जूझ रहे हैं, निपट रहे हैं, किससे? कैश की समस्या से। नकदी की समस्या भी उनके पास है, पैसा नहीं है उनके पास, समझ रहे हो? तो यहां से लेकर यहां तक फिर से देखते हैं एक बार तो आप ये देख लो सब्जेक्ट वर्ब कौन सा है। तो यहां पे द मेजर सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब वर थी, बस इतना सा सब्जेक्ट और वर्ब की कहानी थी, बाकी वर्ड्स बहुत सारे थे। अनवेल का मतलब डिस्प्ले, एग्जिबिट या रिवील है। इंसिपिड का मतलब डल, बोरिंग, ब्लैंड, ड्रैब, बैनल है। फिर यहां पे कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, ये एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होप करना कि कुछ चीज आपके फेवर में घटित होगी, ठीक है। फिर ग्रैपल विद है, इसका मतलब डील विद है, निपटना है। क्रंच का मतलब डिफिकल्टी है। स्क्रैम्बल का मतलब अ हरीड अटेम्प्ट टू गेट समथिंग है, कुछ प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की करना, खींचतान करना, काफी संघर्ष करना, उसको बोलते हैं स्क्रैम्बल, ठीक है। अब इसका ट्रांसलेशन फिर से देख लो कि जो मेजर्स यहां पे अनवेल किए गए, जो उपाय, जो स्टेप्स यहां पे लिए गए, वो स्टेप्स कैसे थे? बिल्कुल डल प्रकार के स्टेप्स लिए गए, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था। चाहे ये बी इट वाला स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? चाहे इसके लिए हो, चाहे उसके लिए हो, चाहे ये आम आदमी के लिए हो, वो आम आदमी जो कि आशा लगा के बैठा है कि वो सर्वाइव कर जाएगा, जबकि यहां पे उसके ये भी होप है कि उसको वैक्सीनेशन स्लॉट मिल जाएगा या फिर हॉस्पिटल बेड मिल जाएगा। और चाहे बात हो बिजनेसेस की जो कि लॉकडाउन से सफर कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेट्स जो कि यहां पे डील कर रहे हैं किसके साथ? उसको निपटना पड़ रहा है, स्टेट्स को जूझना पड़ रहा है कैश की समस्या से। किस बीच में? कि वैक्सीन परचेज करने के लिए तो मारामारी है ही, साथ में कैश की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। अगर मैं इसको वैसे पूरा एनालाइज करके बताऊं कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी चीज क्या है, तो डिटरमिनर है। मेजर यहां पे है, ये आपका नाउन हो गया। डिटरमिनर के बाद जो शब्द होता है वो नाउन होता है। अनवेल्ड है वो एडजेक्टिव है, पोस्टपोज एडजेक्टिव है। वर है वो वर्ब है, इंसिपिड एडजेक्टिव है, क्योंकि वर यहां पे लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट लगता है, कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है। बी इट, अब ये कोई एक फ्रेज है, बी इट, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, बी इट फॉर प्रेपोजिशन हो गया, द यहां पे डिटरमिनर हो गया, कॉमन मैन है, कॉमन यहां पे एडजेक्टिव, मैन यहां पे नाउन। हॉपिंग ये एडजेक्टिव हो गया, है ना, बाद में दे रखा है इसके, ये एडजेक्टिव है, कौन सा आदमी जो आशा लगा के बैठा है वो आदमी। टू सर्वाइव इन्फिनिटिव है। वाइल है वो आपका क्या हो जाएगा? कंजंक्शन। कीपिंग फिंगर्स क्रोज्ड, अब ये वर्ब हो गई, वैसे ये पूरी फ्रेज कहा मैंने। फॉर प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है वैक्सीनेशन स्लॉट, और ए डिटरमिनर वैक्सीनेशन स्लॉट पूरा कंपाउंड नाउन है। फिर और यहां पे ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, ए डिटरमिनर है, हॉस्पिटल बेड है, ये कंपाउंड नाउन है, और ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, बिजनेसेस नाउन है। कंजंक्शन के बाद आप देखो, इससे पहले यहां पे नाउन था, इसके बाद भी नाउन है, ठीक है। हर्टिंग फ्रॉम, बिजनेसेस के बाद में हर्टिंग है, ये एडजेक्टिव है। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ये इसका आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लॉकडाउन नाउन है। एंड कंजंक्शन है, स्टेट्स नाउन है। ग्रैपल विद ये आपकी एक फ्रेजल वर्ब हो गई, और वैसे ग्रैपल जो है वो वर्ब है, विद यहां पे प्रेपोजिशन है। अ कैश क्रंच, ए यहां पे डिटरमिनर है, कैश क्रंच कंपाउंड नाउन है। अमिड प्रेपोजिशन है, ए डिटरमिनर है, स्क्रैम्बल यहां पे नाउन है। टू परचेज वैक्सीन्स, टू परचेज इन्फिनिटिव है, वैक्सीन्स यहां पे नाउन है। तो इस तरीके से देखो, अगर आप मेरे साथ साथ लगातार ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी निकालते हो, मैं कहीं कहीं बताता रहता हूं, तो उससे आपको पता लगेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालने कैसे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच आप निकाल सकते हैं। आपको एक चीज लगेगी कि ये मैन के बाद में हॉपिंग है, ये वर्ब होनी चाहिए, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन ये वर्ब नहीं है। अगर ये वर्ब होती तो सीधा ये द कॉमन मैन सब्जेक्ट होता, फिर यहां पे इज एम आर वॉज वर्ड लग के फिर हॉपिंग आता। तो ये उस कॉमन मैन की विशेषता बता रहा है। कॉमन मैन कौन सा? जो होप कर रहा है। बिजनेसेस कौन से? जो हर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका पोस्ट पोज एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, समझ गए भाई। आगे देखो, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस्ड, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा करी, किसकी? एन एलैबोरेट एमनेस्टी स्कीम। एलैबोरेट का मतलब नोट कर लो, विस्तृत को बोलते हैं एक्सटेंसिव कर दो। तो एक बहुत ही विस्तृत एमनेस्टी स्कीम की घोषणा करी। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान, है ना, मतलब पार्डन कह सकते हो। तो यहां पे
मैंने लिखा नहीं क्या, चलो। एमनेस्टी का मतलब नोट कर लो, एमनेस्टी का मतलब होता है पार्डन या फिर क्या होता है फॉरगिवनेस, क्षमा को बोलते हैं। तो यहां पे घोषणा करी एक विस्तृत ऐसी स्कीम की जो क्षमा, क्षमा का मतलब यहां पे ये है कि चलो छोड़ दिया, तुम्हारा छूट दे दी, तुम्हारे को इतना पैसा देना नहीं पड़ेगा, ये एमनेस्टी है। फॉर स्मॉल फर्म्स, किसके लिए, छोटी फर्म्स के लिए। पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स, ठीक है, स्मॉल फर्म्स पेंडिंग जीएसटी रिटर्न, जिन छोटी फर्म्स ने यहां पे जीएसटी रिटर्न अभी तक नहीं भरा है, पेंडिंग चल रहा है, उनको यहां पे थोड़ी छूट दे दी। लोअर द इंटरेस्ट, दूसरा काम क्या किया, लोअर, लोअर का मतलब कम कर दिया, द इंटरेस्ट, ब्याज को, ब्याज कौन सा, लेविड ऑन लेट पेमेंट्स, वो ब्याज जो कि लेवी, लेवी का मतलब वैसे होता है इंपोज करना, लेवी का मतलब होता है टैक्स लगाना, तो यहां पे ब्याज जो लगाया गया लेट पेमेंट्स पर उसको भी कम कर दिया। फॉर रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों के लिए। एन एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, और क्या कर दिया, एक्सटेंडेड सेवरल कंप्लायंस टाइमलाइंस, एक्सटेंड मतलब बढ़ा दी, सेवरल अनेकों, कंप्लायंस का मतलब कंप्लाई से बनता है, आज्ञा का पालन करना, ओबे करना, टाइमलाइंस का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो डेडलाइन, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि आपको जो समय सीमा दे रखी थी कि इतनी समय सीमा के अंदर आपको टैक्स जमा कराना है, उसको भी इसने बढ़ा दिया, समझ रहे हो। अब यहां तक एक सेंटेंस पूरा होता है। इस सेंटेंस को अब जब भी आप खुद से पढ़ें तो कैसे पढ़ना चाहिए वो देखना। सब्जेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इसकी वर्ब अनाउंस्ड, ठीक है। एमनेस्टी, एमनेस्टी का मतलब पार्डन या फॉरगिवनेस होता है। फिर बाकी इलेबोरेट है, इलेबोरेट का एक्सटेंसिव होता है, ठीक है। कंप्लायंस है वो कंप्लाई से बनता है, ओबे करने को बोलते हैं, COMPLY से बनता है, कंप्लायंस नाउन है, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूं क्या इसका ट्रांसलेशन है, उसके बाद में थोड़ी सी इसके बीच की ग्रामर की बात कर लेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक यहां पे बहुत ही विस्तृत किस्म का एक ऐसी स्कीम लॉन्च की जिसमें क्षमा कर दिया गया, पार्डन या फॉरगिवनेस दे दी गई, किसके लिए, छोटी फर्म्स के लिए जिनका जीएसटी रिटर्न्स पेंडिंग है। एक सब्जेक्ट की वर्ब ये हो गया अनाउंस्ड, दूसरा यहां पे वर्ब इसकी ही वर्ब है लोवर्ड, ठीक है। दूसरा काम क्या किया, ब्याज कम कर दिया, किस पर, ब्याज जो कि लेट पेमेंट्स पर इंपोज किया जाता है, लेवी किया जाता है, हाल ही के महीनों के लिए ऐसा कर दिया कि ब्याज भी कम कर दिया। तीसरा काम क्या किया, ये एक्सटेंडेड भी सी की वर्ब है। तीसरा काम किया सेवरल कंप्लायंस, जो टाइमलाइंस हैं, अनेकों जो टाइमलाइंस दे रखी थी कि इतने समय सीमा तक आपको ये ओबे करना ही पड़ेगा, आपको ये फुलफिल करना ही पड़ेगा, उसको भी क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया। समझ में आ गया होगा। अब इसमें इन लेविड जो है वो पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव है और ये पास्ट पार्टिसिपल है ना। वो इंटरेस्ट जो कि लेवी किया जाता है, टैक्स लेवी होता है, ध्यान रखना, टैक्स लेवी होता है, इंपोज होता है, तो कीमतें जो थोपी जाती है उसको लेवी कह सकते हो आप, ठीक। बाकी कुछ इसमें कुछ खास था नहीं, आगे देखते हैं। बट देयर इज लिटिल रेस्पाइट, लेकिन ये कंजंक्शन हो गया। अब कंजंक्शन आ गया तो मान के चलो कि नया पार्ट स्टार्ट हो गया, नया क्लॉज आ गया। तो इस क्लॉज में आपको देखो देयर से स्टार्ट दे रखा है, और देयर से जब स्टार्ट हो तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब क्रिया है वो कर्ता के पहले लगती है ना। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट से ठीक पहले आपको वर्ब लगानी है। तो लिटिल रेस्पाइट को देखकर इज है। इस लिटिल का मतलब क्या है, लिटिल का मतलब जब आप लिटिल के पहले ना ए देखते हो ना दे देखते हो तो इसको पढ़े नो या नथिंग। ये नेग्लिजिबल अमाउंट के लिए काम में लिया जाता है, जब भी इससे पहले ए या दे नहीं है तब। तो देयर इज लिटिल रेस्पाइट, इसका मतलब नो रेस्पाइट, मैं इसको नो पढ़ सकता हूं, कहीं कहीं पर नथिंग का मीनिंग भी देगा। तो इसमें कोई राहत नहीं है। रेस्पाइट का मतलब रिलीफ है, रेस्ट है, रिलैक्सेशन है। तो इसका मतलब लेकिन कोई भी राहत नहीं है, किसके लिए, बिजनेसेस के लिए। कौन से बिजनेस, जिनका टर्नओवर है कितना, 5 करोड़ से ज्यादा का, उनके लिए कोई राहत नहीं मिली। एंड इंडस्ट्री इज अंडरवेल्म्ड, इंडस्ट्री कौन सी, ये वही इंडस्ट्रीज का टर्नओवर है 5 करोड़ से अधिक है, वो अंडरवेल्म्ड है। अंडरवेल्म्ड और ओवरवेल्म्ड दो चीजें होती हैं, इसका ऑपोजिट करोगे तो ओवरवेल्म्ड हो जाएगा। अगर आप किसी चीज को लेकर ओवरवेल्म्ड हो, इसका मतलब किसी भावना से भरे हुए हो, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो कोई चीज को लेकर। अगर अंडरवेल्म्ड हो इसका मतलब आप एक्साइटेड नहीं हो, एक्साइटेड नहीं हो इसका मतलब डिसअपॉइंटेड हो, निराश हो, ठीक है। रिपीट कर देता हूं, लेकिन कोई राहत की बात नहीं है उन बिजनेसेस के लिए जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक है। और इंडस्ट्री जो है, मतलब ये जो इंडस्ट्री है, ये यहां पे निराश है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा है, समझ गए। तो लिटिल रेस्पाइट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। इंडस्ट्री है, इसकी वर्ब इज है। अंडरवेल्म्ड का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, रेस्पाइट का मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि लैंग्वेज इतनी मुश्किल नहीं लगेगी आपको, लेकिन वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं आज की क्लास में, तो वर्ड्स आप देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भी, नो डिस्कशन अकर्ड, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। नो डिटरमिनर है, डिस्कशन नाउन है। ध्यान से समझते चलना, जो बोल रहा हूं मैं आपको नोट करना है, हर एक बात को पॉज करो, नोट करो। इसीलिए मैं लाइव क्लास नहीं लेता, लाइव में आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, ठीक है ना।
यहाँ पे बता दूंगा, आप कितनी बार भी देखें, पीछे करके आगे करके, और आप लिख लीजिएगा चीज़ों को। नो डिटर्मिनर होता है, नोट जो होता है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन होता है। डिस्कशन यहाँ पे नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर के बाद में सामान्यतया जो वर्ड आता है, अगर एक ही वर्ड आता है तो नाउन ही होता है। तो कोई चर्चा, अकर, अकर की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, CCR आता है इसके अंदर, ध्यान रखेंगे अकर्ड जब लिखोगे आप। तो कोई भी डिस्कशन यहां पे नहीं हुआ, किस चीज पर, इस चीज को लेकर। तो ये ऑन लग गया इस मुद्दे को लेकर, ब्रिंगिंग फ्यूल्स अंडर जीएसटी। ऑन प्रेपोजिशन लग गया तो आगे आईएनजी लगना ही था। याद रखें, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में व्हेनेवर यू आर टू ऐड एनी वर्ब, देन दैट वर्ब शुड बी पुट इन आईएनजी फॉर्म, बिकॉज दैट वर्ब हैज टू बी अ नाउन। और नाउन बनाने के लिए वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज टू ऐड आईएनजी। ठीक है, तो कह रहा है नो डिस्कशन अकर्ड, कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। किस चीज पर नहीं हुआ? फ्यूल्स को लेकर आने में जीएसटी के अंडर। ठीक है, जीएसटी के अंडर, मतलब कहने का मतलब जीएसटी का जो दायरा है ना, वो जीएसटी के दायरे में लाने की बात चल रही थी पहले, है ना। सरकार लगातार कही रही थी, चर्चाएं हमने भी सुनी थी कि ये पेट्रोल डीजल हैं, इनकी कीमतें भी जीएसटी में आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। ठीक है, डेस्पाइट, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसका मतलब के बावजूद होता है। जब ये खुद प्रेपोजिशन है इसलिए इसके बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं जोड़ा जाता है, इसका मतलब के बावजूद है। इसके जगह पे इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हो। ये छोटी मोटी बातें याद रखें, जो बहुत दिनों से क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा, जो नए हैं वो लिख लेना भाई, के बावजूद। ठीक है, किसके बावजूद? द सेंटर्स नॉइजेज, केंद्र सरकार ने शोर मचा रखा था, है ना। द सेंटर दैट डिटर्मिनर है, सेंटर नाउन है, नॉइजेस भी नाउन है, अपोस्ट्रोफी है, इसका मतलब जीनेटिव केस है, संबंध कारक बोलते हैं अपोस्ट्रोफी को। टू दैट इफेक्ट, तो यहां पे इस चीज के बावजूद कि केंद्र सरकार ने शोर मचा रखा था, टू दैट इफेक्ट का मतलब है इस रिगार्डिंग, है ना। टू दैट इफेक्ट का मतलब रिगार्डिंग, इस रिगार्डिंग, इस संबंध में। किस संबंध में? कि जीएसटी के अंदर लेके आएंगे हम फ्यूल को। अमिड रनवे, रन अवे पेट्रोल प्राइसेस, रन अवे क्या होता है? आउट ऑफ कंट्रोल, राइजिंग क्विकली, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो नियंत्रण से बाहर हो चुका है, वो है रन अवे। ठीक है, तो किसके बीच? पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बीच। समझ गए होंगे। तो यहां तक एक सेंटेंस पूरा होता है। इस सेंटेंस में नो डिस्कशन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब अकर्ड थी। ठीक है, तो कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ। अकर्ड की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको। किस चीज को लेकर नहीं हुआ? फ्यूल्स को जीएसटी के तहत लाने की प्रक्रिया पे कोई बातचीत नहीं हुई। किस चीज के बावजूद? इसके बावजूद कि इसके रिगार्डिंग, इस इफेक्ट में, इस संबंध में सेंटर ने काफी शोरगुल मचा रखा था, काफी ज्यादा चर्चाएं हो रखी थी। किस बीच? इस बीच की पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, इसलिए लग रहा था कि जीएसटी के तहत इसको लाया जाएगा, लेकिन कोई डिस्कशन नहीं किया गया। टैक्सेस ऑन कोविड इसेंशियल्स रिमेन अनचेंज्ड। टैक्सेस, आप सीधा पढ़ लो, टैक्सेस रिमेन अनचेंज्ड। टैक्सेस रिमेन का मतलब अभी भी बने हुए हैं, अनचेंज्ड अपरिवर्तित। रिमेन यहां पे काम करेगा लिंकिंग वर्ब का, याद रखना, लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, और इस कारण से ये अनचेंज्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो टैक्सेस अभी भी अपरिवर्तित हैं। किस पर? कोविड इसेंशियल्स पर। इसेंशियल्स का मतलब है आवश्यक सामग्री, इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो कोविड इसेंशियल्स जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर है, जैसे कि मास्क है, सैनिटाइजर है ना, ये सब चीजें हैं वो कोविड इसेंशियल्स हैं। तो जो टैक्सेस लगते हैं कोविड इसेंशियल्स पर, कोविड के जो महत्वपूर्ण सामग्री है उस पर, वो अभी भी बने हुए हैं। क्या? अनचेंज्ड, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किसके बावजूद? डिस्पाइट फिर से आ गया। स्टेट्स एंड इंडस्ट्री प्रेसिंग फॉर वेवर्स। ये जो प्रेस फॉर है, इसका मतलब होता है अर्ज, या फिर आप कर सकते हो रिक्वेस्ट। ठीक है, अर्ज कर दो, या फिर कर दो रिक्वेस्ट, और या फिर इसको कर दो क्या इसको कर सकते हो डिमांड। ठीक है, ये सब कर सकते हो, इसका मतलब डिमांड फॉर। ठीक है, वेवर है, वेवर का मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, एक प्रकार से ये छूट होती है आपके लिए। ठीक है, तो जैसे आपने कोई लोन ले लिया, लेकिन लोन वेवर अगर आपको मिल गया, इसका मतलब आपको लोन की किस्तें हैं वो जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। एन एग्रीमेंट अंडर विच वी डू नॉट हैव टू पे अमाउंट एनी मोर। ठीक है, उसको बोलते हैं वेवर, छूट बोल दीजिए। तो कोविड इसेंशियल पर टैक्सेस हैं वो अनचेंज्ड है। इसके बावजूद कि स्टेट्स और इंडस्ट्री हैं वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको छूट मिलनी चाहिए, उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं किया गया। टैक्स जितना लग रहा है उतना ही टैक्स लगेगा।
मिज सीतारमन, याद रखें किसी भी महिला के नाम से पहले कोई सेलिब्रिटी है अगर, तो उससे पहले मिज का प्रयोग करते हैं, MS। अदरवाइज तो मैरिटल स्टेटस डिनोट करने के लिए मिसेज और मिस लगाते ही हैं, कि विवाहित है तो मिसेज लगाते हैं, विवाहित नहीं अनमैरिड है तो मिस लगाते हैं। लेकिन अगर सेलिब्रिटी है और तो इररेस्पेक्टिव ऑफ मैरिटल स्टेटस वी हैव टू प्लेस मिज ऑलवेज। सो मिज सीतारमन सेड, मिज सीतारमन ने कहा, ये इनकी वर्ब है, द सब्जेक्ट डोमिनेटेड डेलिब्रेशंस। क्या कहा? अब सेड के बाद में दैट लगा सकते हो आप, नहीं लगाओ तो भी काम चलेगा, अंडरस्टूड है कि दैट तो लगेगा ही। द सब्जेक्ट डोमिनेटेड, सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट ये वाला, कोविड एसेंशियल्स पर टैक्स लगाने वाला है ना, टैक्स को कम करने वाला। तो मिस सीतारमन से पूछा कि भाई तुमने ना तो कोई जीएसटी के तहत ही तुम ये फ्यूल प्राइसेस लेकर आए, ना तुम ये कोविड एसेंशियल्स की भी टैक्सेस हैं उनको भी आपने चेंज नहीं किया। तो इन्होंने कहा कि भाई ये सब्जेक्ट जो है ना ये डोमिनेटेड, मतलब यहाँ पे ये हावी रहा, सब्जेक्ट जो है डोमिनेटेड डेलिबरेशंस। डेलिबरेशंस किसको बोलते हैं? डिस्कशंस। डेलिबरेशन का मतलब होता है डिस्कशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं कंसिडरेशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं कंसल्टेशन, मतलब चर्चा। तो चर्चा हावी रही इस मुद्दे को लेकर, ठीक है। बट लेकिन वेरिंग व्यू पॉइंट्स, व्यू पॉइंट ये हमने कल की क्लास में मैंने इसको रिवाइज करवाया था, स्टैंड पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, एटीट्यूड होता है, नजरिए को बोलते हैं। वेरिंग का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। वेरिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बन रहा है, डिफरेंट मतलब ये एडजेक्टिव बन रहा है। लेकिन जो अलग अलग नजरिए थे ना, अलग अलग दृष्टिकोण था, कंपेल्ड, कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना, उसने मजबूर कर दिया हर उनको, ये मिस सीतारमन के लिए आ रहा है। टू लेट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, किस लिए मजबूर कर दिया? लेट, लेट का मतलब अलाउ समवन टू डू समथिंग। अगर आप कहते हो कि आई लेट हिम स्टडी, तो मैंने उसे पढ़ने दिया, आई अलाउड हिम टू स्टडी, राइट। आई लेट हिम गो, आई अलाउड हिम टू गो, ये मतलब होता है इसका। तो यहां पे उन्होंने उनको मजबूर कर दिया, चूंकि अलग अलग विचार थे इस मुद्दे पर, इसलिए मजबूर हो गई किसके लिए? कि उन्होंने एक मिनिस्टर्स के ग्रुप को कह दिया कि पोर ओवर। पोर ओवर का मतलब लिख लो भाई, पोर ओवर का मतलब होता है टू लुक ओवर अ मैटर, या स्टडी और एग्जामिन केयरफुली, किसी भी मुद्दे पर बहुत ही गहनता से अध्ययन करना, उसकी जांच करना, या फिर लुक ओवर करना। इसका मतलब यह भी होता है लुक ओवर समथिंग, किसी भी चीज को थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो मिनिस्टर से इन्होंने कह दिया कि भाई तुम इसकी पॉसिबिलिटीज देखो रेट कट्स की, कि तुम कुछ कटौती कर सकते हो क्या, कोविड एसेंशियल्स के टैक्सेस पर कोई कटौती हो सकती है क्या, इस बारे में तुम थोड़ा अध्ययन करो, है ना, खुद तो डिसीजन ले नहीं पाई है। तो मिज सीतारमन सब्जेक्ट है, सेड इसकी वर्ब है, वेरिंग व्यू पॉइंट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कंपेल्ड है। एक बार फिर बता देता हूं कि सीतारमन ने कहा यहां पे कि सब्जेक्ट जो है वो डोमिनेटेड, सब्जेक्ट कौन सा? ये सब्जेक्ट, कि टैक्सेस जो है कोविड एसेंशियल्स के, इनको अनचेंज रखा गया, तो ये सब्जेक्ट जो है वो हावी रहा। डोमिनेट का मतलब है हावी रहना, प्रभावी रहना, किस चीज पे? डेलिबरेशंस, जो चर्चा चल रही थी, जो ये मीटिंग फ्राइडे को हुई थी, इस मीटिंग में ये मुद्दा हावी रहा। लेकिन अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे, जो व्यक्ति मीटिंग के लिए बैठे थे उनके सबके अलग अलग विचार थे, इस कारण से ये मजबूर हो गई। किस लिए? इन्होंने क्या कर दिया, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को कह दिया कि भाई आप लोग क्या करो, इस मुद्दे को अच्छे से अध्ययन करो इसके बारे में, है ना। और किसका अध्ययन करना है? उन संभावनाओं के बारे में। संभावना किसकी? रेट कट्स की भी कटौती हो सकती है क्या दरों में, ये तुम देखो, सोचो, समझो, बताओ, ठीक है। तो इन पे जिम्मेदारी डाल दी। लेट वाला ध्यान रखना कि लेट का प्रयोग जब करते हैं आप, तो लेट के बाद में जो वर्ब लगानी होती है, जैसे यहां पे देखो लेट के बाद में वर्ब लगाई है मैंने पोर ओवर, तो ये V0 है, बेस फॉर्म है, इसके पहले टू वगैरह कुछ नहीं लगेगा। लेट के बाद में जो वर्ब लगती है वो बेस फॉर्म लगती है, V0 लगता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे देखो, द GOM, ये है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो जिन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को ये सौंपा है ना काम की पॉसिबिलिटीज को स्टडी करो, एग्जामिन करो एंड देन टेल मी। तो GOM जो है हैज टू रिपोर्ट, इसको रिपोर्ट करनी है। जब भी हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब यू आर बाउंड टू डू दैट वर्क, है ना, विद इन अ लिमिटेड, विद इन अ गिवन डेडलाइन, गिवन टाइमलाइन, जो भी टाइमलाइन आपको दे रखी है उसके तहत आपको काम करना है, उसके लिए हैज टू का प्रयोग है। तो कह रहा है तो जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसको ये रिपोर्ट करना है बैक, वापस बाय जून 8, कि जून 8 तक का टाइम दिया है कि 8 जून तक तुम सभी डिस्कस करके बता दो कि ये रेट कट की संभावनाएं क्या बनती है। बट द काउंसिल, लेकिन जो ये परिषद है, कौन सी काउंसिल है? GST काउंसिल है। कॉन्स्टिट्यूशनली एम्पावर्ड, संवैधानिक रूप से इसको शक्तियां प्रदान है ना, संवैधानिक रूप से एम्पावर्ड है। अब ये काउंसिल तो हो गया नाउन, ये कॉन्स्टिट्यूशनली यहां पे एडवर्ब है, एम्पावर्ड यहां पे एडजेक्टिव है। एम्पावर्ड इसका पोस्ट एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए यहां पे एडवर्ब का प्रयोग है। तो ये जो परिषद है जिसको संवैधानिक रूप से ताकत दे रखी है, यहां पे इनको पावर्स हैं टू रेकमेंड स्पेशल रेट्स, कि ये क्या कर सकती है? विशेष दरों को रेकमेंड कर सकती हैं, विशेष दरों की सिफारिशें कर सकती हैं ड्यूरिंग ए डिजास्टर, जब कोई आपदा काल आए उस दौरान, ठीक
ठीक है। वुड स्टिल हैव टू, अब यहां से यहां तक का छोड़ दीजिए तो जुड़ेगा किससे कि ये जीएसटी काउंसिल जो है वुड स्टिल हैव टू कंकर, उसको अभी भी क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पे सहमत होना पड़ेगा। कंकर का मतलब लिख लो अग्री, या फिर कह सकते हो कंसेंट, या फिर कह सकते हो अकॉर्ड, है ना। तो इनको सहमत होना पड़ेगा। तो कह रहा है कि जो काउंसिल है उसको अभी भी, स्टिल का मतलब इवन नाउ, ये एक एडवर्ब होता है, स्टिल है वो इवन नाउ, ये एडवर्ब है। वुड दे रखा है क्योंकि ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है कि जब इनकी बातचीत होगी आपस में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर डिस्कशन करेंगे तो इनको भाई एक मत तो होना पड़ेगा ना। अगर ये यहीं पर इस मीटिंग में एक मत नहीं हुए, जब वित्त मंत्री खुद यहाँ पे बैठी तब ये एक मत नहीं हुए, तो ये आपस में बात करके एक मत हो जाएंगे क्या, ये कहना चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि भाई काउंसिल जो है वो यहाँ पे इसको एक मत होना पड़ेगा। तो यहाँ तक की अगर बात की जाए तो समझना कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की वर्ब तो ये हैज है, द काउंसिल की वर्ब है वो यहाँ पे वुड स्टिल हैव टू, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स है, उसको अपनी रिपोर्ट देनी है 8 जून तक। बाई का मतलब यहाँ पे टिल से है, टाइम के लिए आ रहा है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। लेकिन जो काउंसिल है जिसको संवैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त है, पावर प्राप्त है कि वो विशेष दरों को रेकमेंड कर सकती है, किस दौरान, एक डिजास्टर के दौरान। ड्यूरिंग यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगा तो ये ऑब्जेक्ट है, ये डिटर्मिनर है। तो ये जो काउंसिल है इसको अभी भी क्या करना पड़ेगा, सहमत होना पड़ेगा। टू कंकर है वो इन्फिनिटिव है। 10 इस प्रकार से ये एडवर्ब है। नो इमीडिएट रिलीफ, इस प्रकार से कोई भी तत्कालिक राहत, नो डिटर्मिनर है, इमीडिएट एडजेक्टिव है, रिलीफ नाउन है। कोई भी तत्कालिक राहत जो है कैन बी एक्सपेक्टेड, उसकी संभावना नहीं नजर आती है। आप अगर ये आशा लगा के बैठें कि 8 जून तक इन मंत्रियों के डिस्कशन से कुछ हो जाएगा और यहाँ कोविड एसेंशियल्स पर टैक्स कम हो जाएंगे, चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो ऐसी तत्कालिक राहत अभी नजर नहीं आती है। कोई तत्कालिक राहत जो है एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती है, चूंकि कैन नॉट की जरूरत नहीं है क्योंकि नो ऑलरेडी दे रखा है। अगर नो यहाँ पे नहीं होता तो वहां पे कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, ये इसको नेगेटिव ऐसे बनाते हैं। और ये पैसिव वॉइस है भाई, बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखा है, पैसिव वॉइस है, ये इसका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये कैन बी एक्सपेक्टेड है। ऑपोजिशन स्टेट्स, तो ये हो गया जो विपक्षी राज्य हैं जिनमें बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां पे एनडीए की रूलिंग नहीं है। तो कह रहा है कि ऑपोजिशन स्टेट्स अलेज, अलेज का मतलब होता है क्लेम करना, दावा करना, ठीक है। तो ऑपोजिशन स्टेट्स जो है वो दावा करते हैं, दैट कंजंक्शन है कि एनडीए रूल्ड स्टेट्स, क्या दावा करते हैं ये कि एनडीए की सत्ता वाले जो राज्य हैं, जहां जहां पे एनडीए का शासन है, रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि, तो एनडीए के रूल जो स्टेट्स हैं जहां पे एनडीए का शासन है, उनके जो प्रतिनिधि हैं इन द काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में, है ना, वसीफरसली, वसीफरस का मतलब होता है वोकल, लाउड, आउटस्पोकन। तो वसीफरसली है तो इसको कर दो लाउडली। इन्होंने बड़ी जोरदार तरीके से अपोज किया, विरोध किया, वेविंग द जीएसटी ऑन कोविड वैक्सीन एंड ड्रग्स। किस लिए इन्होंने विरोध किया कि जीएसटी जो लग रही है कोविड वैक्सीन पर और ड्रग्स पर, इनको कोविड इसेंशियल्स की श्रेणी में रखा गया है। जो भी ड्रग्स, दवाइयां हैं कोविड संबंधी, जो भी वैक्सीन हैं, उन पर जो जीएसटी लग रही है उनमें छूट का इन्होंने बड़े जोरदार ढंग से क्या किया, विरोध किया। तो यहां तक की बात समझना। ऑपोजिशन स्टेट्स जो हैं, जो विपक्षी राज्य हैं, वो यहां दावा करते हैं इस बात का कि जो एनडीए के रूलिंग वाले जो यहां राज्य हैं, उनके जो प्रतिनिधि बैठे थे काउंसिल में, भाई क्यों नहीं किया इन्होंने, क्यों मतलब यहां पे अनचेंज्ड रही, कोविड इसेंशियल्स पर टैक्स अनचेंज्ड क्यों रहे, उसका कारण बता रहे हैं। इनसे पूछा गया तो इन्होंने तो डेफिनेटली विरोध तो करना ही था। तो इन्होंने कहा कि भाई एनडीए रूल्ड डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव जो थे काउंसिल में, उन्होंने बड़े जोरदार तरीके से लाउडली अपोज किया, किस चीज का, जीएसटी पर वेव करना। वेव का बताया था मैंने, छूट देना होता है, किस चीज पर, इन कोविड वैक्सीन और ड्रग्स पर। तो सब्जेक्ट है ऑपोजिशन स्टेट्स, इसकी वर्ब है एलेज। एनडीए रूल्ड स्टेट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टेट्स के बाद में रिप्रेजेंटेटिव्स है, ये जिनेटिव केस में है कि स्टेट्स के प्रतिनिधि, है ना। और जब प्लूरल होता है कोई भी नाउन, एस और ईएस एंडिंग होता है तो केवल अपोस्ट्रोफे लगाते हैं। अगर ये एक ही राज्य होता तो स्टेट के बाद में अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो है इसकी वर्ब है वो यहां पे अपोज्ड है, राइट। आगे देखो, टैक्स मेवन्स, मेवन का मतलब नोट कर लो भी, लिखा है क्या नहीं लिखा। मेवन का मतलब होता है एक्सपर्ट, मेवन का मतलब होता है अडेप्ट, मतलब कुशल, किसी चीज का जानकार, है ना। अगर आप मेवन कहलाते हैं तब कहलाएंगे व्हेन यू आर एक्सपर्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, देन यू कैन बी कॉल्ड मेवन, ठीक है। तो कह रहा है टैक्स मेवन्स, तो टैक्स के एक्सपर्ट्स है, टैक्स के जानकार हैं। हैव मूटेड, मूट का मतलब यहां पे है प्रस्तुत करना, डिस्कशन के लिए रेज करना कोई मैटर, तो रेज, पुट फॉरवर्ड, ब्रोच, मतलब डिस्कशन के लिए, चर्चा के लिए कुछ चीजें रेज करना, ठीक है। तो टैक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या किया, तरीके कुछ यहां पे डिस्कशन के लिए प्रस्तुत किए, टू इंप्लीमेंट सच कैट्स,
कि ऐसी जो कटौती है, जो कोविड एसेंशियल्स के मामलों में जो कटौती की बात कर रहे हैं ना, उसको इंप्लीमेंट करने के कुछ तरीकों को यहां पे इन्होंने क्या किया, मूट किया, कुछ प्रस्तुत किया। टैक्स एक्सपर्ट से पूछा कि भाई ये मंत्री जो मिनिस्टर्स के जो ग्रुप हैं वो तो करेंगे 8 जून तक, बता देंगे, लेकिन पहले तुम बता दो कि कोई कटौती हो सकती है क्या। तो इन्होंने कुछ तरीके सुझाए हैं कि भाई ऐसी कटौतियां इस तरीके से हो सकती हैं। सच के बाद में जब नाउन लगाते हैं तो प्लूरल ही लगाते हैं अगर वो काउंटेबल है तो। अगर सिंगुलर लगाओगे तो ए और एन उससे पहले आना चाहिए। अगर ये कट होता तो सच अकट लगाना पड़ता, ठीक है। इसलिए इट इज अनफॉर्चुनेट, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट द सेंटर की जो केंद्र सरकार है यूजुअली सो कॉन्शियस ऑफ ऑप्टिक्स। कॉन्शियस के साथ देखो ऑफ लगता है, इसके साथ साथ अवेयर लगाते तो भी ऑफ लगता, अगर आप कॉग्निजेंट लगाते तो भी ऑफ लगता। कहने का मतलब जहां भी आपको ऐसा वर्ड मिले जिसका मतलब सजग हो, कह सकते हो जागृत हो, किसी के बारे में अवेयरनेस हो, तो वहां पे ऑफ लगाना है। कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ, कॉग्निजेंट ऑफ, याद रखना। तो केंद्र सरकार जो आम तौर पर क्या होती है, ऑप्टिक्स की सजग होती हैं। ऑप्टिक्स का मतलब कोई चीज देखने में कैसी लग रही है, किसी चीज को मीडिया कैसा दिखा रहा है ना, उस बारे में जो बाहरी स्वरूप होता है, जो एक कह सकते हो एपेरेंट एक अपीरियंस जो होता है, जो आउटवर्ड अपीरियंस होता है, उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो केंद्र सरकार जो आमतौर पर ऑप्टिक्स के प्रति जानकारी होती है उसको, कि क्या दिख रहा है, क्या चल रहा है, उसकी जानकारी तो होती है केंद्र सरकार को। केम टू द टेबल, ये टेबल पर आए। टेबल का मतलब यहां पे डिस्कशन के लिए जो इकट्ठे हुए थे ना ये फ्राइडे को, उसकी बात कर रहा है। विद लिटिल टू ऑफर, अब यहां पे लिटिल का मतलब है नथिंग, इनके पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं था। जब ये मीटिंग के लिए बैठे तो इनके पास ऑफर करने के लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है भाई। तो यहां तक देखा, टेक्स मैवन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब हैव मूटेड है। फिर द सेंटर इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। फिर ये द सेंटर सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब केम है, ठीक है। फिर समझना, टैक्स मैवंस, मैवंस का मतलब एक्सपर्ट या डेप्थ है, कि जो टैक्स के जानकार हैं उन्होंने कुछ तरीके यहां पे सुझाए किसके लिए, ऐसी कटौतियों को इंप्लीमेंट का मतलब लागू करना है। इसलिए ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण की केंद्र सरकार, जो कि आमतौर पर क्या होता है कि ऐसे कोई ऑप्टिक्स जो होते हैं उनके प्रति इनकी कॉन्शियसनेस होती है, इनको पता होता है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए। ये केंद्र सरकार जो है वो टेबल पर आई, मतलब मीटिंग के लिए एकत्रित हुई, लेकिन इनके पास ऑफर करने के लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है। ये कहना चाहता है। आगे देखिए, जीएसटी ब्रेक्स, ब्रेक्स का मतलब छूट, ठीक है। तो जीएसटी में जो छूट है जो ऑफर की गई, अब ये हो गया पोस्ट पोज एडजेक्टिव ऑन फ्री कोविड रिलेटेड इंपोर्ट्स। किस पर, जो कोविड रिलेटेड इंपोर्ट्स हो रहे हैं, कोविड से संबंधित जो आयात हो रहे हैं फ्री में फ्रॉम अब्रोड, विदेश से, फॉर डोनेशन टू स्टेट अप्रूव्ड एंटिटीज। फ्री में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दान स्वरूप दिए जा रहे हैं। किसको, स्टेट अप्रूव्ड एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, कोई भी कंपनी कह सकते हो, तो जिनको सरकार द्वारा अप्रूवल दे रखा है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ संस्थाएं हैं, उनको डोनेशन के रूप में जो विदेश से फ्री में इंपोर्ट यहां पे हो रहा है, उन पे जो टैक्स ब्रेक्स हैं वर एक्सटेंडेड। तो इन टैक्स ब्रेक्स को बढ़ा दिया गया टू मटीरियल इंपोर्टेड। बढ़ाने का मतलब ये टैक्स ब्रेक्स फिलहाल तो केवल फ्री आइटम्स पे थे, लेकिन अब मटीरियल इंपोर्टेड ऑन ए पेमेंट बेसिस एज वेल। जो भी मटीरियल इंपोर्ट किया जा रहा है पेमेंट बेसिस पर भी, मान लो पैसा देना भी पड़ रहा है ना, तो उस पर भी टैक्स ब्रेक्स को एक्सटेंड कर दिया गया। एक ये यहां पे इस मीटिंग का मुख्य बिंदु रहा, ठीक है। तो टैक्स ब्रेक्स ये सब्जेक्ट आपका हो गया। अब ये जो है ये एडजेक्टिव है, पोस्ट पोज एडजेक्टिव है, ये इसकी वर्ब नहीं है। तो टैक्स ब्रेक्स जो कि फ्री कोविड रिलेटेड इंपोर्ट्स, फ्री में जो कोविड संबंधित इंपोर्ट्स हो रहे हैं अब्रोड से, अब्रोड का मतलब विदेश, ये एडवर्ब होता है भाई, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ठीक है। फॉर डोनेशंस, फॉर डोनेशन किसके लिए, दान के लिए। दान किसको किया जा रहा है, स्टेट अप्रूव्ड एंटिटी, जिन संस्थाओं को सरकार से मान्यता प्राप्त है, अप्रूवल प्राप्त है कि आप रन कर सकते हो ऐसी एंटिटी, वहां डोनेशन जो दिया जा रहा है उन पर जो टैक्स ब्रेक हुआ करता था, उस टैक्स ब्रेक को बढ़ाकर कहां तक लगा दिया गया, उस मटेरियल पर भी लगा दिया गया। अब ये मटेरियल की वर्ब है, वो इंपोर्टेड है, जो आयात किए जाते हैं किस पर, पेमेंट बेसिस पर भी। एज वेल का मतलब यहां पे है टू, है ना, इस पर भी। अब समझना, जीएसटी ब्रेक्स की वर्ब ये वाली है, ठीक है। अब इट इज, इट की वर्ब इज है। नॉट क्लियर, ये स्पष्ट नहीं है। अब इट यहां पे हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई वर्ब, नॉट हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्लियर यहां पे एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये स्पष्ट नहीं है। व्हाई दिस हैड टू वेट फॉर द काउंसिल, कि क्यों इस चीज के लिए काउंसिल, मतलब काउंसिल को वेट करना पड़ा। व्हाई दिस हैड टू वेट फॉर द काउंसिल,
क्यों इस चीज को हैड टू का मतलब करना पड़ा? ये अंडर कंपल्सरी सिचुएशन तो है, बाध्यता में करने वाला काम तो है, लेकिन पास्ट का है, तो क्यों यहां पे इंतजार करना पड़ा? किसके लिए? वेट फॉर काउंसिल, मतलब काउंसिल की वेट क्यों करनी पड़ी, क्यों मीटिंग के लिए इसका इंतजार करना पड़ा? ये काम तो तुम पहले ही कर लेते। ठीक है, अब ये दिस है, इसकी वर्ब हैड टू है, हैड टू वेट है, वेट के साथ फॉर लगता है, ध्यान रखें, और वेट फॉर बराबर अवेट होता है। ऐसा इसलिए है, अवेट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, अवेट के बाद में आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, जबकि वेट है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। वेट इंट्रांजिटिव अगर है तो फिर फॉर लगा के आप प्रपोजिशन लगा सकते हो। ठीक है, बीजेपी थोड़ा समझाया है कि भी क्यों वेट करना पड़ा, काउंसिल डिसीजन खुद भी ले सकते थे। समझाया है कि बीजेपी रूल्ड गुजरात एंड हरियाणा, जहां बीजेपी का शासन है, गुजरात और हरियाणा की बात कर रहे हैं, हैव ऑलरेडी ऑफर्ड जीएसटी रिफंड्स ऑन सच इंपोर्ट्स, इन्होंने तो पहले ही ऑफर कर दिया जीएसटी रिफंड्स को ऑन सच इंपोर्ट्स, ऐसे जो आयात हैं, कैसे आयात, चाहे फ्री में आयात हो रहा हो या पेमेंट बेसिस पे हो रहा हो विदेश से, तो ऐसे आयात पर जीएसटी रिफंड के, जीएसटी तुमने जो पे किया है ना वो तुम्हें रिफंड मिल जाएगा, तुम्हारा पैसा नहीं लगेगा, ऐसा इन्होंने पहले ही ऑफर कर दिया था, तो तुम्हें मतलब इंतजार करना क्यों पड़ा और स्टेट्स को इस काउंसिल का? ठीक है, क्यों इतनी देरी की गई? तो गुजरात एंड हरियाणा सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है हैव ऑफर्ड, और वैसे ऑलरेडी एडवर्ब है, और ये एडवर्ब जो होता है आने पर जनरली हम प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाते हैं, ये भी ध्यान रखना। 1.58 लाख करोड़ बोरोइंग प्लान, तो 1.58 लाख करोड़ का जो कर्ज लेने की योजना है, बोरोइंग प्लान, बोरो का मतलब कर्ज लेना है, मेक वेल, भाई सरकार की एक योजना है कि हम 1.58 लाख करोड़, जब पूछते हैं ना सरकार से, राज्य सरकार, कि भाई तुमने कंपनसेशन का वादा किया था कि भी हम लोगों ने कहा था कि तुम जीएसटी के अंदर हमें शामिल मत करो, तो तुमने कहा कि भी जीएसटी ही एक ही टैक्स होगा पूरे देश में, इसका तुम्हें कंपनसेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पेंडिंग चल रहा है बहुत दिनों से, राज्य सरकारें पूछती रहती हैं केंद्र सरकार से कब करोगे पैसा, कब दोगे पैसा, तो अब ये क्या कह रहा है, अब यहाँ पे 1.58 लाख करोड़ का जो बोरोइंग प्लान है में संभावना बताने के लिए है, तो हो सकता है ये क्वेल करे। क्वेल का मतलब होता है पैसिफाई करना, क्वेल का मतलब पैसिफाई, क्वेल का मतलब मोलिफाई है ना, शांत करना, तो ये हो सकता है कि स्टेट्स की जो चिंताएं हैं उनको शांत कर दे। अबाउट इमीडिएट कंपनसेशन ड्यूज, चिंता किस चीज को लेकर है कि इनको हाल फिलहाल पैसों की जरूरत है। अब पैसा जो बकाया है वो तो मांगे ही, भाई एक व्यक्ति का जो पैसा, मान लो किसी टाइम पे पैसा चाहिए, सबसे पहले वो क्या करता है, जो उधार लिया गया जिसके द्वारा उसको फोन करेगा, भाई मेरा उधार चुका दे, तो ये कर रहे हैं, अब इनको पैसा तो चाहिए, तो तत्कालिक जो कंपनसेशन ड्यूज है, ड्यूज का मतलब बकाया, उसके बारे में मतलब चिंताएं जो हैं स्टेट्स की, उन चिंताओं को ये 1.58 लाख का जो करोड़ का बोरोइंग प्लान है ये हो सकता है कि शांत कर दे। बट लार्जर स्किज्म, स्किज्म का मतलब क्या होता है, रिफ्ट, स्किज्म का मतलब होता है रप्चर, कहने का मतलब एक प्रकार से दरार कह सकते हो, लेकिन बहुत बड़ी दरार जो है, आर एपेरेंट, वो दिख रही है, क्लियर है, एपेरेंट का मतलब क्लियर या फिर ऑब्वियस, तो दरार बिल्कुल स्पष्ट है। दैट कुड फ्रे, वो दरारें, दरार के लिए कर रखा है, वो दरारें जो कि हो सकता है, कुड यहां पे पॉसिबिलिटी बता रहा है प्रेजेंट की, फ्रे वैसे नाउन के रूप में आता, दंगल होता है ना, लड़ाई को दंगल को बोलते हैं, लेकिन फ्रे यहां पे वर्ब है क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में दे रखा है। इस फ्रे का मतलब क्या है, इस फ्रे का मतलब है इरिटेट करना, स्ट्रेन कर देना, टेंस कर देना, मतलब किसी को परेशान कर देना। ठीक है, तो ये जो दरार है ना, ये क्या कर सकती हैं, ये यहाँ पे काउंसिल की फंक्शनिंग को टेंस कर सकती है, स्ट्रेन कर सकती है, इरिटेट कर सकती है, मतलब जो काउंसिल कामकाज करती है, जीएसटी काउंसिल का जो काम है, इसकी फंक्शंस रोड़ा अटका सकती है। फर्दर आगे, आफ्टर रिसेंट एक्रीमोनियस पार्लेज, किसके बाद, जो हाल फिलहाल, एक्रीमोनियस का मतलब होता है बिटर, जो बिल्कुल कड़वाहट पूर्ण, पार्लेज का मतलब होता है मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, जो ये मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, जो समिट हुई है, तो समिट कह सकते हो, कॉन्फ्रेंस कह सकते हो, मीटिंग कह सकते हो, संधि वार्ता कह सकते हो, है ना, जो मीटिंग हाल फिलहाल हुई है, और कैसी मीटिंग बताई है इसने, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। एक बात ध्यान रखना कि जिन शब्दों का एंड OUS से होता है, सफिक्स अगर ये लगा हुआ होता है, वो जनरली एडजेक्टिव्स ही होते हैं। ठीक है, पार्लेज यहाँ पे नाउन है, फिर समझना भाई। तो यहाँ तक कह रहा है कि 1.58 लाख करोड़ की बोरोइंग प्लान जो है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब मेक वेल है। ये यहाँ पे हो सकता है कि राज्यों की जो चिंताएं हैं हाल फिलहाल, इनको जो कंपनसेशन ड्यूज चाहिए हैं, इनकी चिंताओं को हो सकता है कि शांत कर दें, इनको एक दिलासा मिलेगा कि केंद्र सरकार इतना उधार ले रही है, क्यों ले रही है, हमें पैसा देने के लिए ले रही है, ऐसा लगेगा इनको। लेकिन ज़्यादा जो यहाँ पे दरारें नजर आ रही हैं, साफ साफ दरारें जो हैं,
वो इस काउंसिल की फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकती है, टेंशन में डाल सकती है आगे चलकर। किसके बाद? ऐसे जो मीटिंग्स हुई हैं जहां पे झगड़ा रहा है, जहां पे कोई एकजुटता, मतलब कहें कि यहां पे जो मीटिंग के अंदर सबके सब जो कंकर नहीं हो पाए हैं, अग्री नहीं हो पाए बिंदुओं पर, इसलिए इसको कहा एक्रीमोनियस पार्लेस। तो इनके बाद ये फंक्शनिंग के कार्यवाही को, फंक्शनिंग को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। सिक्किम फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए सिक्किम की वर्ब ये हैज डिमांडेड है, सिक्किम ने मांग की है। दैट इट बी अलाउड, क्या मांग की है? ये है आपका सब्जेक्टिव मूड। जब कोई डिमांड करो, जब कोई रेकमेंड करो, जब किसी चीज़ के लिए आप इच्छा जताओ, उसके लिए आपको सब्जेक्टिव मूड लगाना पड़ता है। सब्जेक्टिव मूड का मतलब है, आप इतना सा ध्यान रखें कि सब्जेक्ट के बाद में सीधा बेस फॉर्म आती है। वैसे तो यहाँ पे इट इज आना चाहिए था, लेकिन इट बी क्योंकि डिमांडेड दे रखा है। तो सिक्किम को उदाहरण के लिए सिक्किम ने यहाँ पे डिमांड की है कि इसको अलाउ किया जाए। किस लिए? टू लेवी इट्स ऑन सेस। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। एक तो टैक्स होता है, एक सेस, तो ये होता है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स पर भी टैक्स लगाया जाए, और ये कुछ विशेष प्रयोजन का नाम लेकर लगाए जाते हैं। जैसे एजुकेशन सेस लग गया, जैसे कंपनसेशन सेस लग रहा है ना। कंपनसेशन सेस कौन सा? कि ये कह रहे हैं राज्य कि हम तो सेस लगाएंगे क्योंकि तुमने तो पैसा दिया नहीं, इसलिए हम यहाँ पे कंपनसेशन सेस के नाम से पैसा वसूलेंगे, इसको बोलते हैं सेस। तो सिक्किम उदाहरण के लिए इसने डिमांड करी है कि इसको अलाउ कर दिया जाए कि वो अपना खुद का, ऑन यहाँ पे जो है वो इम्फेटिक एडजेक्टिव है, जोड़ देने के लिए यूज किया जाता है, कि ये खुद का अपना सेस लगाएगा टू कॉप विद का मतलब है हार्मोनाइज करना, कदम से कदम मिलाकर चलना, सामंजस्य बनाना। फॉलिंग रेवेन्यूज का मतलब आय, इनकम कौन सी? फॉलिंग, जो गिर रही है इनकम, उसके लिए। तो सिक्किम ने उदाहरण के लिए यहाँ पे डिमांड करी है कि सिक्किम को अलाउ कर दिया जाए। किस लिए? अपने खुद के सेस लगाने के लिए। और सेस क्यों लगाना है इसको? अपने फॉलिंग रेवेन्यूज को कॉप विद करने के लिए, अपने गिरते हुए रेवेन्यू को हार्मोनाइज करने के लिए। जो गिरता हुआ इसका आय है उसके साथ तालमेल बिठाना है। चूंकि कमाई इधर कम हो रही है तो यहां पे सेस लगा के अपनी कमाई को वापस से बैलेंस करना चाहता है सिक्किम, ये कहा है। अ डिमांड, ये एक ऐसी डिमांड है दैट हैज बीन बैक्ड, बैक का मतलब सपोर्ट। ठीक है, ये एक ऐसी डिमांड है जिसका सपोर्ट किया गया है। अब यहां सपोर्टेड कर दो क्योंकि बैक दे रखा है। जिसको सपोर्ट किया गया है अन्यों के द्वारा, इंक्लूडिंग यहां प्रेपोजिशन है। किसके द्वारा? अन्य राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। इस डिमांड को इन्होंने भी सपोर्ट किया है कि हम भी हमारा सेस लगाएंगे, हमारा नुकसान की भरपाई तो करेंगे कैसे न कैसे करके। तो सिक्किम सब्जेक्ट हो गया, हैज डिमांडेड वर्ब है। इट सब्जेक्ट हो गया, बी इसकी वर्ब है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन डिमांड के लिए आ रहा है। डिमांड की वर्ब फिर हैज बीन बैक्ड है, और हैज बीन बैक्ड है और पैसिव वॉइस है, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है लग रहा है। ठीक है, जानने के लिए बहुत कुछ होता है एक एडिटोरियल में। आप देख लो कितने सारे वर्ड्स आज देखे हैं। आप जब कंप्लीट कर चुके होंगे तो कमेंट करके बताना मुझे आज कि आपने कितने वर्ड्स आज के इस सेशन से सीखे हैं। जो मैंने हाईलाइट किए हैं बता रहा हूं वो तो है ही, काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स भी हो सकते हैं जो आपको और नहीं आते हो। बताना मुझे कितने वर्ड्स एटलीस्ट आपने सीखे हैं आज की क्लास से। आगे देखो, दिस कुड वर्चुअली का मतलब है ऑलमोस्ट या फिर नियरली, लगभग। कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए है, तो यह जो चीज है ये हो सकता है कि लगभग डीरेल कर दे, पटरी से उतारने को बोलते हैं डीरेल। द वेरी एडिफिस का मतलब वैसे तो होता है लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग। ठीक है, एक मतलब तो होता है एडिफिस का एक मतलब तो होता है अ लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग, कि एक बहुत बड़ा भव्य इमारत है, उसे कहते हैं एडिफिस। या फिर एडिफिस का मतलब एक और होता है, वो मतलब होता है अ सिस्टम विच हैज बीन इन फोर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक ऐसा सिस्टम जो काफी लंबे समय से अस्तित्व में है। तो यहां पे ये दूसरा वाला मीनिंग सेट होगा यहां पे। ठीक है, तो ये जो चीज है ये लगभग यहां पे डीरेल कर सकती है। वेरी यहाँ पे इम्फेटिक एडजेक्टिव से ऑन बताया था OWN मैंने आपको, वैसे ये भी इम्फेटिक है, जोड़ देने के लिए आ रहा है ना। जैसे हम कहते हैं कि मॉर्निंग, एक कहें वेरी मॉर्निंग, वेरी मतलब ठीक उसी सुबह, वैसे ही है। तो ये जो जीएसटी जो है, जीएसटी का जो एडिफिस है, लंबे समय सिस्टम चल रहा है ना, उस सिस्टम को डीरेल कर सकता है। सबसूम का मतलब होता है इन्वॉल्व, इंक्लूड, कंटेन, शामिल करना, शामिल करते हुए। किसको? लोकल लेवीज, जो स्थानीय टैक्स लगते हैं उन सबको शामिल करते हुए। इवन एज का मतलब होता है वाइल, साथ में जब कोई काम हो तो उसके लिए इवन एज का प्रयोग करते हैं। स्टेट्स नाउ वांट, साथ में स्टेट्स अब चाहते हैं टू बी रिकम्पेंस्ड बियॉन्ड नेक्स्ट ईयर। रिकम्पेंस का मतलब क्या होता है? रिकम्पेंस का मतलब होता है मुआवजा देना, कंपनसेट करना।
ये चाहते हैं कि इनको मुआवजा मिले बियॉन्ड नेक्स्ट ईयर, अगले साल के बाद भी मुआवजा मिले। बियॉन्ड का मतलब के परे, 5 साल का प्रॉमिस था, 5 साल तो पूरे होने में आ गए, अब ये कह रहे हैं कि हमें तो 5 साल में तुमने भरपाई की नहीं, आगे भी हमारे को मुआवजा दो। ऐसी इनकी स्टेट्स की डिमांड है, यहाँ तक समझना। तो ये जो चीज़ हो रही है ना, कौन सी चीज़, जो पिछले स्लाइड में हमने पढ़ी है कि सिक्किम की डिमांड है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की डिमांड है, तो ये जो चीज़ है ये लगभग डीरेल कर सकती है, पटरी से उतार सकती है जो ढांचा है जीएसटी का, उसको, है ना, ढांचा भी कह सकते हैं उसको यहाँ पे, किसको शामिल करते हुए, लोकल लेवीज को शामिल करते हुए। साथ में यहाँ पे स्टेट्स ये भी चाहते हैं अब कि इनको अगले साल के बाद में भी, बियॉन्ड यहाँ प्रेपोजिशन है, इसके बाद में भी रिकम्पेंस किया जाए, मतलब कंपनसेट किया जाए, पैसा दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। मुआवजा मतलब जो उनका नुकसान किया तो उन्हें जीएसटी लगाकर वो मुआवजे उस नुकसान की भरपाई की जाए। द सेंटर फेसिंग फ्लैग, फ्लैग का मतलब क्रिटिसिज्म या सेंसर होता है, ठीक है। एक वर्ड होता है देखो फ्लैग, और एक वर्ड होता है फ्लूक। फ्लैग का मतलब तो होता है क्रिटिसिज्म, और फ्लूक होता है, ये होता है आकस्मिक सफलता, सडन कोई, मान लो कोई लक से बाई चांस आपको कोई सफलता मिल गई, है ना, तुक्के से मिली सफलता, उसको बोलते हैं फ्लूक। तो केंद्र सरकार जो कि अभी आलोचना झेल रही है, किस लिए, फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ द सेकेंड वेव, जो दूसरी लहर को इस तरीके से हैंडल किया जिस तरीके से इसने, उसके लिए आलोचना झेल रही है। कुड डू विद का मतलब नीड, तो हो सकता है इसको जरूरत पड़े, है ना। अ मोर रेस्पॉन्सिव अप्रोच, जरूरत किसकी पड़ेगी कि अधिक रेस्पॉन्सिव अप्रोच ये अपनाए, ऐसी अप्रोच जिसमें ये रेस्पॉन्ड करे स्टेट को, स्टेट जो चाहते हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करे। तो केंद्र सरकार, अब फेसिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, पोस्ट पोज एडजेक्टिव है, केंद्र सरकार जो कि आलोचना झेल रही है किसके लिए, जिस तरीके से इसने सेकंड वेव को हैंडल किया है उसके लिए। तो हो सकता है कि इसको आवश्यकता पड़े किसकी, मोर रेस्पॉन्सिव अप्रोच की, एक ऐसी अप्रोच की जो ज्यादा रेस्पॉन्सिव अप्रोच हो, उसकी आवश्यकता पड़े। विनिंग एन इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल बैटल, विनिंग जीतना, ये आपका जेरेंड है। जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनती है तो उसको आप जेरेंड ही कहिए, ठीक है। विनिंग एन इंटेलेक्चुअल आइडियोलॉजिकल बैटल, ये होता है बौद्धिक, ये होता है वैचारिक। तो एक बौद्धिक या वैचारिक लड़ाई जीतना, किस पर, टैक्स की लड़ाई, और टैक्स किस पर, कोविड एसेंशियल्स। मतलब पूरा मुद्दा क्या था जीएसटी काउंसिल का, क्यों लेखक यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है, क्यों लेखक डिससेटिस्फाइड है। यहाँ पे मुद्दा ये था कि कोविड एसेंशियल्स पर टैक्स को कम करने की बात की, लेकिन उन्होंने किया नहीं, है ना। वही ये खींच राज्यों की है, वही खींच यहाँ पे इस लेखक की है। तो विनिंग एन इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल बैटल, तो बैटल यहाँ पे नाउन है, आइडियोलॉजिकल एडजेक्टिव है, इंटेलेक्चुअल एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आपका ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है। तो एक बौद्धिक या वैचारिक लड़ाई को जीतना, किसको लड़ाई, जो लड़ाई चल रही है टैक्स को लेकर, टैक्स किस पर, कोविड एसेंशियल्स को। तो ये जो लड़ाई है, ये जो जीत है, ये मीनिंगलेस, ये तो अर्थहीन है। एट दिस प्रिकैरियस टाइम भी आप लड़ रहे हो इस मुद्दे को लेकर, तो ये जो लड़ाई है ये तो मीनिंगलेस, अब लेखक कह रहा है तो ये अर्थहीन है। इसीलिए इसने टाइटल क्या रखा था, टाइटल इसने रखा था कि भाई आप छोटे मोटे मुद्दों पर लड़ाई कर रहे हो, छोटे मोटे मुद्दों पर पसीना बहा रहे हो, है ना, स्वेटिंग ऑन स्मॉल स्टफ्स कह रखा था ना, वो इसी को लेकर था। एट दिस प्रिकैरियस टाइम, प्रिकैरियस का मतलब है डेंजरस, किस टाइम, इस खतरनाक या फिर पेरिलस, इस खतरनाक समय, इस रिस्की समय, इस हैजर्डस समय, है ना, ये एडजेक्टिव है क्योंकि OUS लग रहा है। व्हेन ईच डेज डिले, जहां हर दिन जो देरी हो रही है, इन प्रोवाइडिंग रिलीफ, राहत पहुंचाने में, राहत प्रदान करने में, हर्ट्स थाउजेंड्स, वो हजारों व्यक्तियों को क्या करता है, हर्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है, आहत करता है, ठीक है। तो विनिंग सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, फिर ईच डेज डिले सब्जेक्ट है, ये हर्ट्स इसकी वर्ब है, ठीक है। प्रिकैरियस का मतलब ये होता है। स्मॉल जेस्चर्स, जेस्चर का मतलब क्या है, जेस्चर का मतलब यहां पे हिंट से है, सजेशन से है, सजेशन मान लो, साइन मान लो, इंडिकेशन मान लो, संकेत कह सकते हो। वैसे हाव भाव होता है ना, इंडिकेशन, साइन, इंडिकेशन, ठीक है। देखो स्मॉल जेस्चर्स, स्मॉल एडजेक्टिव है, जेस्चर्स नाउन है, छोटे छोटे जो साइंस हैं, संकेत हैं, विद लिमिटेड रेवेन्यू इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन का मतलब रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस, वो यहाँ पे साइंस जिसमें सीमित रेवेन्यू संबंधी परिणाम है, रेवेन्यू इंप्लीकेशंस है। वुड गिव द सेंटर मोर रूम, तो अगर आप छोटे छोटे यहाँ पे कुछ कदम उठाओ जिसमें कुछ रेवेन्यू संबंधी कुछ यहाँ पे चीज़ें हो स्टेट्स के लिए, स्टेट्स को आमदनी हो, तो वो चीज़ें जो हैं वो सेंटर को यहाँ पे क्या देंगी, रूम देंगी। रूम का मतलब वैसे जगह देना, यहाँ पे फ्रीडम देना, आज़ादी देगी। वुड दे रखा है क्योंकि ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है। क्या चीज़,
टू स्ट्राइक मोर कॉमन ग्राउंड। कॉमन ग्राउंड का मतलब जहां पे दोनों का हित यहां पे हो, केंद्र सरकार का हित भी हो, राज्य सरकार का हित भी हो। स्ट्राइक का मतलब ऐसे हिट करना है, तो स्ट्राइक कॉमन ग्राउंड का मतलब यहां पे राज्यों के साथ मिलकर यहां पे काम कर पाएगी केंद्र सरकार, दोनों का हित यहां पे सद जाएगा ऑन द चैलेंजेस, उन चुनौतियों को लेकर दैट लूम ओवर द जीएसटी रेजिम। कौन सी चुनौतियां, कौन से चैलेंजेस जो कि मंडरा रही हैं। लूम का मतलब होवर या थ्रेटन, जो डरा रही हैं, किस पर मंडरा रही हैं, जीएसटी रेजिम। रेजिम का मतलब सिस्टम, जो जीएसटी का सिस्टम है उस पर जो मंडरा रही संकट है, उस चैलेंजेस को यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे इस तरह के शांत कर सकते हैं। तो स्मॉल जेस्चर सब्जेक्ट है, इसकी वह वुड गिव है। तो छोटे छोटे जो संकेत हैं जिसके अंदर आप ऐसे संकेत हों जहां पे रेवेन्यू इंप्लीकेशंस की बात हम करें, जहां पे आमदनी के परिणाम निकलें, तो इससे क्या होगा, केंद्र सरकार को मिलेगा एक अधिक रूम मिलेगा, अधिक खेलने की जगह मिलेगी इसको, अधिक मतलब यह स्वतंत्रता मिलेगी किस चीज़ की, कि ये स्टेट्स के साथ कॉमन ग्राउंड स्ट्राइक कर सकते हैं, राज्यों के साथ अपना हित भी साध सकते हैं। किस चीज़ पर, उन चैलेंजेस को लेकर जो चैलेंजेस मंडरा रहे हैं जीएसटी रेजिम के ऊपर। समझ में आ गया होगा। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल, और आज हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे वर्ड्स भी, क्योंकि आज बहुत सारे वर्ड्स वैसे भी हैं और कल मैंने पिछले वीक का पूरा रिवीजन करवा दिया था। अब आज का रिवीजन, आज के वर्ड्स हम कल देखेंगे। ठीक है भाई, कल मिलते हैं शाम को 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।